वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, इसमें हमने देखा था कि कैसे जो है कंपनी दीवान बनती है बंगाल की और कैसे जो है वो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, कैसे जो कंपनी के एक्सपेंसेस चलाने के लिए अलग अलग टेक्निक से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे जो है यहाँ का सामान वो वहाँ ले जाके जो अपने जो कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज वहाँ जाके वो बेचते हैं, क्या क्यों वो एग्रीकल्चर को इंडिया में जो एग्रीकल्चर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। हमने देखा था परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, राइटवरी सिस्टम के बारे में, मुंड्रू सिस्टम के बारे में, और भी हमने काफी सारी चीजें जो है फर्स्ट पार्ट में देखी है। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, नहीं तो आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो यहाँ पे जो है अब क्या ब्रिटिशर्स ने क्या प्लान किया, क्या कौन से क्रॉप्स वो यूरोप के लिए प्लान करवाते थे, उसको हमको देखना है। तो ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली इन रेवेन्यू बट इट कुड ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है अब उनको ये क्या है एहसास होने लग गया, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से वो सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं कमा सकते, वो क्या करवा सकते हैं, उनसे वो क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं, उगवा सकते हैं जो यूरोप को क्या चाहिए। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and इंडिको। तो देखिए लेट 18th सेंचुरी के आते आते जो कंपनी है वो क्या कर रही थी, अपना बेस्ट चाह रही थी कि जो अपना जो मतलब उनको जो प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, ओपियम और इंडिगो, उसको इन दो जो चीजें हैं उनका वो कल्टीवेशन कर पाए, इन्हें वो फार्मर से उगवाए ताकि ये उनको आगे जो है सप्लाई कर सके, अपनी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां जाके सप्लाई कर सके। तो ओपियम क्या होता है, एक तरीके अफीम, ठीक है, आपने अफीम के बारे में सुना है नहीं सुना है, तो ये एक तरीके का ड्रग होता है, ठीक है। और इंडिगो जो है ब्लू कलर का डाई होता है, एक प्लांट होता है जिससे ब्लू कलर का डाई बनाया जाता है, ठीक है, जिससे कपड़ों को कलर किया जाता है। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce their crops, ठीक है। तो अब जब सेंचुरी है ना, एक सेंचुरी के आते आते, एक सेंचुरी और हाफ है ना, उसके आते आते जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते थे, या तो वो समझा बुझा के मना लेते थे या तो फोर्स करते थे जो इंडियन कल्टिवेटर्स हैं अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, उनको क्या करने के लिए, अपना जो प्रोड्यूस चाहते थे, अपना जो क्रॉप्स चाहते थे उनको उगवाने के लिए। जैसे कि जूट हो गया बंगाल में, टी हो गया असम में, शुगर केन हो गया यूनाइटेड प्रोविंस में। यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है उसे उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब में, और राइस मद्रास में। तो हाउ वाज दिस डन, तो ये कैसे होता था। ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपांड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। लेट अस लुक एट अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप्स, वन सच मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। तो यहाँ जो ब्रिटिशर्स है बहुत सारे उन्होंने वेराइटीज ऑफ मेथड, बहुत सारे मेथड्स यूज करते थे ताकि उनको जो क्रॉप चाहिए उनका कल्टीवेशन करवा सके, ठीक है। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, पैदावार, मतलब आप पूरा प्रोसेस होता है, बीज बोए जाते हैं, बीज से फिर पौधे उगते हैं, पौधों को अलग अलग रोपा जाता है, ठीक है। तो कल्टीवेशन जो है अपने साइंस में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे एक मेथड देख रहे हैं एक क्रॉप्स के लिए, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो बहुत ही सुंदर प्रिंट दिया गया है, और ये क्या है, कलमकारी प्रिंट 12th सेंचुरी इंडिया, ठीक है, 12th सेंचुरी का ये प्रिंट है, ठीक है, कपड़ों में प्रिंट किया गया। मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड, और इंग्लैंड में बनाया हुआ मॉरिस कॉटन प्रिंट है। कॉटन में क्या है, इस प्रिंट को क्या बोल रहे हैं, मॉरिस कॉटन। तो डज कलर हैव अ हिस्ट्री, तो अब हमको देखना है क्या रंग की भी कोई हिस्ट्री होती है। फिगर 5 and 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट। द इमेज ऑन द लेफ्ट shows कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। जैसे कि हमने ये जो प्रिंट देख रहे हैं हम, ये वाला जो प्रिंट है ये क्या है, कलमकारी प्रिंट है, और ये किसने बनाया है, जो वीवर्स है आंध्र प्रदेश के उन्होंने। ऑन द राइट इज द फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, ठीक है, विलियम मॉरिस है, फेमस पोएट और आर्टिस्ट है, ठीक है। इन्होंने ये मॉरिस प्रिंट बनाया, इसलिए इसको मॉरिस प्रिंट, मॉरिस कॉटन प्रिंट बोल रहे हैं। तो ये प्रिंट किसने बनाया, इसका डिजाइन किसने बनाया, विलियम मॉरिस ने। आर्टिस्ट है कौन है, ये फेमस पोएट और आर्टिस्ट है 19th सेंचुरी ब्रिटेन के। There is one thing common in the
इन द टू प्रिंट बोथ यूजेस अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। तो ये दोनों जो आपने प्रिंट देखे, देखिए ये दोनों प्रिंट में देखिए आप बैकग्राउंड में ब्लू कलर जो है वो क्या है, कॉमन है। तो बोथ यूजेस अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वर प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। और ये जो ब्लू कलर है जो हम प्रिंट्स में देख रहे हैं वो कहाँ से है, कहाँ से आता है, एक प्लांट से आता है जिसको क्या बोला जाता है, इंडिगो। It is likely that blue dye used in Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plant cultivated in India, for India was the biggest supplier of indigo in the world at that time। ठीक है, तो ये मॉरिस प्रिंट भी है, उसमें भी क्या है, ये इंडिगो प्लांट से जो कलर बनाया है उसको यूज किया गया है। और उस समय जो है इंडिया क्या था, सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का वर्ल्ड में। व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, तो इंडियन इंडिगो का ही इतना ज्यादा डिमांड क्यों था। द इंडिगो प्लांट ग्रोस प्राइमरली इन ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉपिक्स वाला जो एरिया है वहां पे ही ये इंडिगो प्लांट जो है उगते हैं। बाय 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। और 13th सेंचुरी के आते आते जो इंडियन इंडिगो है वो यूज कहाँ कहाँ होता था, देखिए जो कपड़े बनाते थे वो कपड़े बनाते थे वहां पे ये इसको यूज किया जाता था। तो कहाँ कहाँ पे यूज होता था, जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है कहाँ कहाँ के यूज करते थे इसे, इटली के, फ्रांस के और ब्रिटेन के। हाउएवर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड यूरोपियन मार्केट एंड इट प्राइस वाज वेरी हाई। और ये जो थोड़ा सा जो इंडियन इंडिगो है, ठीक है, ये 13th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इंडियन इंडिगो है कहाँ पहुंचा, यूरोपियन मार्केट पहुंचा, और इसका प्राइस क्या हुआ करता था, बहुत ज्यादा हाई। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज। तो यूरोपियन जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन इंडिगो का क्या है, प्राइस बहुत हाई हुआ करता था, इसलिए वो एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते थे जिसका क्या नाम है, वुड। इससे क्या कलर मिलता था, वॉयलेट और ब्लू कलर। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, ठीक है, ये कहाँ का प्लांट है, टेम्परेट जोन का। जोन्स के बारे में हमने क्लास 6th में ही पढ़ रखा है। तो आप जब भी, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिल्कुल हर सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, हर सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है। तो हम सारे जो जोन्स है, टेम्परेट जोन, टॉररेट जोन, सारा जो हमने जोन्स के बारे में क्लास 6 के हिस्ट्री में ही ज्योग्राफी में पढ़ लिया था। तो बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन वुड वाज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप, ठीक है। जो टेम्परेट जोन यूरोप में आता है, तो ये जो प्लांट है वो यूरोप में इजिली अवेलेबल होता था। तो इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। और कहाँ कहाँ और उगाए जाते थे, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में और ब्रिटेन में। बरीड बाय द कॉम्पिटिशन from indigo, what producers in Europe pressurized their government to ban the imports of indigo। और देखिए जो कंपटीशन है इंडिगो से, उसके कारण जो है जो वॉट प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे यूरोप में, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो बैन कर दे। जो इंपोर्ट है इंडिगो को बाहर से कहाँ से लाया जा रहा है, इंडिया से लेके आया जा रहा है, जिससे उनका कंपटीशन बढ़ रहा है, उसके साथ उसको बैन किया जाए। तो क्लॉथ dyers however preferred indigo as a dye। indigo produced a rich blue color whereas the dye from wood was pale and dull। तो जो क्लॉथ डायर्स होते थे, मतलब जो कपड़ों को रंग करने वाले जो होते थे, वो किसको प्रेफर करते थे, इंडिगो को प्रेफर किया करते थे एज अ डाई। क्यों, क्योंकि इंडिगो से क्या है, एक बहुत ही अच्छा जो रिच ब्लू कलर मिलता था, एकदम डार्क ब्लू कलर मिलता था। और जो वुड से डाई बनाया जा रहा है, उससे क्या पेल और डल कलर मिलता था। बाय 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परसुएटेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। तो जैसे 17th सेंचुरी, देखिए 13th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, 17th सेंचुरी के आते आते जो यूरोपियन जो क्लॉथ प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने क्या समझा, मतलब क्या गवर्नमेंट को क्या एक अर्जी दी, उनको समझाने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, किसके लिए, कि वो रिलैक्स करे, जो बैन लगाया गया है इंडिगो इंपोर्ट में उसको बैन करे। फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो एट सेंट डोमिंगो in the Caribbean islands, in the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and Spanish in Venezuela। Indigo plantation also came up in many parts of North America। तो बहुत सारी जगह जो है इंडिगो को क्या है, प्लांट करना स्टार्ट कर दिया गया। तो प्लांटेशन क्या होता है, a large farm operated by a planter employing various forms of forced labor
प्लांटेशन आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, शुगर, टोबैको, टी एंड कॉटन। तो प्लांटेशन एक वर्ड है जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि एक फार्म होता है जहाँ पे जो प्लांटर्स हैं वो क्या है, दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, लेबरर्स को एम्प्लॉय करते हैं, वहां पे अपना उपज लगाते हैं। तो प्लांटेशन और किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी और कॉटन। By the end of the 18th century, the demand for the Indian indigo grew further. तो जैसे 18th सेंचुरी के आते आते जो इंडियन इंडिगो है उनका डिमांड क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। तो ब्रिटेन में क्या है, इंडस्ट्रियलाइज मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा स्टैब्लिश होने लगी एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपांडेड ड्रामेटिकली क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। तो यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण साथ साथ जो है कॉटन प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ने लगा और इससे क्या है जो डिमांड है डाइस की, क्लोथ डाइस की, वो बढ़ने लगी। While the demand for indigo increased, its existing supplies from West Indies and America collapsed for a variety of reasons। तो क्या हो गया, इंडिगो जैसे जैसे डाइस की डिमांड बढ़ी, इंडिगो की भी डिमांड बढ़ने लग गई और जो सप्लाईज आती थी कहाँ कहाँ से, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से, वो क्या हो गई, खत्म हो गई, कोलैप्स हो गई। कोलैप्स मतलब रुक गई, खत्म हो गई, बहुत सारे रीजन से। क्यों, क्योंकि बिटवीन 1783 एंड 89, ठीक है, इन 5 सालों में क्या हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। तो प्रोडक्शन जो है इंडिगो को क्या हो गया, आधा हो गया। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नॉट डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो क्लॉथ डायर्स जो है ब्रिटेन में वो क्या है, नए सोर्सेस खोजने लगे जहां से इंडिगो की सप्लाई आ सके। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कहाँ से भाई ये इंडिगो को लेके आया जाए। तो ब्रिटेन क्या है, इंडिया की ओर आया, ठीक है, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपांड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब देखिए जैसे ही जैसे ये राइज बढ़ी इंडिगो की यूरोप में, तो जो कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में राज लगा के रखा है, बना के रखा है, वो क्या देखने लगे कि भाई अब जो है इंडिगो कल्टीवेशन को यहाँ पे बढ़ावा देने की जरूरत है। तो एरिया क्या है, हमको एक्सपांड करना पड़ेगा जहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन होता है, मतलब मैक्सिमम जो एरिया है वहां पे क्या है, इंडिगो कल्टीवेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, स्लेव रिवॉल्ट इन सेंट डोमिनिको, अगस्त 1791, पेंटिंग बाय जनवरी स्कोल्डिक्सकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई हुई है, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन द 18th century, French planters produced indigo and sugar in French colonies of Saint Domingo in Caribbean island. The African slaves who worked on plantation rose in rebellion in 1791, burning plantation, killing their rich planters. In 1792, France abolished slavery. In 1792, France abolished slavery in French colonies. This event led to the collapse of indigo plantation on the Caribbean island. ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि कोलैप्स क्यों हो गया, ठीक है, इंडिगो जो प्लांटेशन होता था, जो जहां से आ रहा था, फ्रांस से आ रहा था, वो क्यों हट गया। तो यहाँ पे 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो फ्रेंच प्लांटर्स थे, जो इंडिगो प्रोड्यूस करवा रहे थे, जो प्लांट करवा रहे थे, उनके खिलाफ क्या हो गया, अफ्रीकन स्लेव्स जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया और बहुत सारे जो प्लांटेशन है उसको जला दिया, जो प्लांटर्स है उनको उनकी हत्या कर दी, मतलब बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। और 1792 में जो है फ्रांस ने क्या है, जो स्लेवरी है फ्रेंच कॉलोनी में, उसको क्या है, हटा दिया और जो इंडिगो प्लांटेशन है वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। So from the last decade of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. तो 18th century में जो लास्ट डेकेड था, है ना, 18th century का जो लास्ट डेकेड था, इंडिगो कल्टीवेशन जो बंगाल में है वो क्या है, बहुत हद तक बढ़ गया और जो बंगाल का इंडिगो था वो राज करने लगा, डोमिनेट मतलब राज करने लगा, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा हुई करती थी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. तो 1788 में जो वैल्यू है कितनी है, 30% सिर्फ जो इंडिगो है कहाँ से आता था, इंडिया से आता था, ब्रिटेन में। By 1810 the proportion has gone up to 95% और 1810 के आते आते जो प्रोपोर्शन है वो कितना बढ़ गया, 95% तक।
As the Indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in Indigo production. तो जैसे जैसे इंडिगो का जो ट्रेड है वो बढ़ता गया, जो कमर्शियल एजेंट्स हैं, ठीक है, और ऑफिशियल्स हैं जो कंपनी के, वो किस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए? इंडिगो प्रोडक्शन में. ओवर द इयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस. तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और वो क्या बन गए? इंडिगो के बिजनेस में आ गए. ठीक है. अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट एंड न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स. तो ये जो है, इससे क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था इंडिगो का जो बिजनेस है उससे. तो बहुत सारे जो स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन हैं वो क्या है, इंडिया आ गए और क्या बन गए? प्लांटर्स. प्लांटर्स मतलब जो अपना मतलब वो किसी को लोन देंगे, ठीक है, या तो कोई जमीन को लेके रखेंगे जिसमें वो इंडिगो की प्लांटेशन करवाएंगे. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and banks that were coming up at that time. और जिन मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जिनके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, ये इंडिगो का के प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या है, कंपनी से लोन से ले सकते थे या तो बैंक से लोन ले सकते थे, जो कि उस समय बैंक जो है उस समय उभर के आ रहे थे. आगे हमको देखना है कि इंडिगो को कल्टीवेट कैसे किया जाता था. तो देयर वेयर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रॉयल्टी. तो निज और रॉयल्टी दो सिस्टम हुआ करते थे इंडिगो प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. तो निज अभी हम देखेंगे और रॉयल्टी हम पहले देख चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में. विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल. तो निज कल्टिवेशन के अंडर जो है क्या है, जो प्लांटर है वो क्या है, इंडिगो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जो लैंड उनके अंडर है, जो उनके पास है, उसे वो डायरेक्टली कंट्रोल करके. ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार. तो लैंड को कैसे, उनको कैसे मिलेगा इंडिगो प्रोडक्शन के लिए? या तो वो जमीन को खरीदेंगे या तो किसी से क्या है, रेंट में लेंगे. किससे लेंगे? या तो कोई भी जमींदार हो गया उससे वो लैंड पे लेंगे. एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स. ठीक है. तो याद देखिए, अब निज कल्टिवेशन में क्या होगा, प्लांटर क्या है, एक जमीन का भाग लेंगे. ठीक है. तो जमीन कहाँ से लेंगे? या तो वो खुद जमीन को परचेस करेंगे या तो ये लैंड जो है उसको क्या वो रेंट में लेंगे. ठीक है. किसी जमींदार से ले सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट वो लेबरर्स को एम्प्लॉय करेंगे और यहाँ पे इंडिगो प्रोडक्शन करेंगे. तो आगे हम देखेंगे प्रॉब्लम्स विद निच कल्टीवेशन. द प्लांटर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपांड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन. तो प्लांटर्स के पास सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि एरिया जहां पे वो प्लांटेशन कर रहे हैं निच कल्टीवेशन की, उसको वो एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसको फैला नहीं पा रहे थे. एक सीमित एरिया जो उनको मिल रहा था वहीं पे उनको वो कल्टीवेशन करना पड़ रहा था. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दिस वेयर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. तो इंडिगो जो है जहाँ पे उसकी इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए रहता था, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड चाहिए रहता था. और जो एरिया है वो पहले ही क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड थी. ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड. तो जो छोटे छोटे प्लॉट्स अवेलेबल बस थे, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, और लैंडस्केप मतलब अपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, बहुत बड़ा जो लैंडस्केप, जो एरिया हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहां पे क्या है, छोटे छोटे प्लॉट्स बस अवेलेबल थे, वो भी बहुत 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 दूर दूर में. ठीक है. स्कैटर्ड मतलब अलग अलग जगह में प्लॉट्स अवेलेबल थे जहां पे इंडिगो की प्लांटेशन हो सके. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. तो जो प्लांटर्स है उनको क्या चाहिए था, बहुत बड़े बड़े एरियाज चाहिए थे, लार्ज एरियाज चाहिए थे और कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स में चाहिए थे. ये नहीं कि स्कैटर्ड नहीं चाहिए था, उनको एक जगह चाहिए थी, एक लार्ज एरिया चाहिए था जहां वो इंडिगो की प्लांटेशन कर सके. वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? दे अटेम्प्टेड टू लीज in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. तो इन्होंने क्या किया, अब लैंड कैसे चाहिए, कहाँ से पाएंगे वो? तो उन्होंने क्या किया, वो लीज पे लेने लग गए लैंड. ठीक है. कहाँ पे? इंडिगो की जो फैक्ट्री थी वहीं आसपास में क्या है, लीज में लेने लग गए और एविक्ट कर दिया, बेदखल कर दिया, वहां से हटा दिया जो पीसेंट्स वहां पे जो एरिया में रह रहे थे उनको. बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन. और इससे क्या है, हमेशा जो है लड़ाई वगैरह होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और हमेशा एक टेंशन का माहौल रहता था. क्योंकि भाई वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको हटा रहे हैं तो भाई लड़ाई तो होगी, टेंशन तो होगा इससे.
तो यहाँ पे स्लेव का मतलब एक बार देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स द स्लेव ओनर, अ स्लेव हैज नो फ्रीडम एंड इज कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर। तो स्लेव के बारे में इसके जो ये हमने यहाँ पे देखा था, इसमें स्लेव्स के बारे में लिखा था। तो स्लेव्स जो एक ऐसा आदमी होता है जो किसी के अंदर गुलाम, ठीक है, गुलाम का मतलब कोई आजादी नहीं रहती और उसको वही काम करना पड़ता है जो उसका मास्टर उसको बोलता है। नॉर वॉज द लेबर इजी टू मोबिलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम प्लांटेशन दूसरी जगह कर रहे हैं तो जो लेबरर्स हैं, ठीक है, वो लोगों को भी मतलब इकट्ठा करना इजी नहीं होता था, इजी जॉब नहीं होता था। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। अभी बहुत सारा, बहुत बड़े बड़े एरिया में अगर प्लांटेशन करना है तो हमको क्या है, बहुत सारे लोगों चाहिए, ठीक है, उनको ऑपरेट करने के लिए। एंड लेबर वाज नीडेड प्रिसाइसली एट द टाइम व्हेन पीसंट्स वेयर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशंस। और जो लेबर जो है, जब उसी समय जरूरत होती है, प्रिसाइसली मतलब एकदम उसी समय, एक्यूरेटली उसी समय, जब जो है किसान जो है बिजी रहते थे राइस कल्टीवेशन में। तो निच कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी प्लॉट्स एंड ब्लॉक्स। अब निच कल्टीवेशन जो है अगर बहुत बड़े स्केल में करना है, बहुत बड़ी जमीन में करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए रहते थे, बहुत सारे प्लॉट्स और बुलक्स भी चाहिए रहते थे। तो पहले जमाने में ट्रैक्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो जो है हल है और बुलक कार्ट्स है, उससे ही क्या है लैंड को कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। धान उगाने के लिए, सॉरी, जो भी कल्टीवेशन करना है उस लैंड में, उसके लिए तैयार करने के लिए प्लॉट्स और बुलक्स का यूज किया जाता था। तो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्स 2 प्लॉट्स। तो अगर 1 बीघा जो जमीन है उसमें इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए रहता था, 2 प्लॉट्स चाहिए रहते थे, 2 हल चाहिए रहता था। तो बीघा का मतलब देख लेते हैं। बीघा अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। क्या है बीघा? अ यूनिट है मेजरमेंट लैंड का। बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरिड, ठीक है, इससे पहले जो है जो ये बीघा है उसका एरिया क्या रहता था, अलग अलग रहता था। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट अबाउट द 1/3 ऑफ एक्यर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या है बंगाल में इसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्डाइज किया। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर हम एक हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर का जो है 1 एकड़ का 1/3 होता है। दिस मीन्स दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघास वुड नीड 2000 प्लॉट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी प्लांटर के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसको कितने प्लॉट्स लग जाएंगे, 2000 प्लॉट्स। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉट्स वाज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये इतने सारे जो प्लॉट्स हैं, हल है, उसको खरीदना, उनका मेंटेनेंस करना, ये बहुत ही मतलब इसमें पैसे खर्च करना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था इन्वेस्टर्स के पास में। Nor could supplies be easy got from the peasants, since the plows and bullocks were busy on the rice fields, again exactly at the time that the indigo planters needed them, ठीक है। और अगर हम पीसन से लेते हैं प्लॉस और बुलेक्स तो वो भी इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसी समय जो है राइस फील्ड्स जो है वो रेडी रहते थे। उस समय राइस फील्ड्स में काम करने के लिए प्लॉस और बुलेक्स की जरूरत पड़ती थी, उसी समय जब इंडिगो प्लांटर्स को इन चीजों की जरूरत रहती थी। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। तो इसलिए जो है लेट 19th century तक जो है प्लांटर्स जो है वो मतलब पक्ष में नहीं थे कि वो जो एरिया है निच कल्टीवेशन के थ्रू एरिया को एक्सपांड करें। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। तो इसलिए क्या है, बहुत ही मतलब कम, मतलब 25% से कम जो लैंड है वो जो इंडिगो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इस सिस्टम के अंडर था। द रेस्ट वाज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, द रॉयल्टी सिस्टम। तो बाकी जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो किस सिस्टम के अंडर होती थी, रॉयल्टी सिस्टम के अंदर। तो रॉयल्टी सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा बहुत जो है इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था। अगर वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद ये वाला चैप्टर को करिए तो ज्यादा इजी होता है, क्योंकि कुछ जो टर्म्स है वो हम पहले चैप्टर में देख लिए रहते हैं। तो ये बेटर होगा कि आप सीरीज में देखें। सीरीज में अगर आप देखते जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, हिस्ट्री बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एक कहानी की तरह आप इसको समझेंगे। तो इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स, ठीक है। इंडिगो जो है कैसे जो है रॉयट्स की जगह जो है, रॉयट्स का मतलब होता है रॉयट्स का मतलब होता है ऐसे फार्मर जिनके पास या तो खुद की जमीन हो या फिर वो टेनेंट फार्मर्स। टेनेंट फार्मर्स मतलब वो कहीं पे जमीन जो है वो
मतलब किराए से या भाड़े से या फिर हायर करके लेते हैं। ठीक है, किसी और के जमीन को क्या है वो अपने अंडर में लेते हैं और वहां पे प्लांटेशन करते हैं। द रॉयल्टी सिस्टम, under the royalty system the planter forced royals to sign a contract an agreement। ठीक है, इस एग्रीमेंट को क्या कहा जा रहा है, सत्ता। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर जो है जो प्लांटर्स हैं वो फोर्स करते थे जो रॉयल्स हैं जिनके पास जमीन है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं, सत्ता। At times they pressurized the village headman to sign the contract on behalf of rights। और कभी कभी ऐसा होता था, वो किसके ऊपर प्रेशर डालते थे, जो विलेज का जो हेड है उसके ऊपर ये प्रेशर डालते थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे जो रॉयट्स हैं उनके बिहाफ में। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rate of interest to produce indigo। और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनको क्या मिलता था, कैश मिलता था एडवांस में। तो जो प्लांटर्स है उनसे, और किसमें, बहुत ही मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको ये जो कैश है एडवांस में मिल जाता था। बट द लोन committed the right to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding। अब देखिए, लोन तो वो दे देते थे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, लेकिन उनको क्या करना पड़ता था, मतलब 25% से भी जो लेस, ठीक है, जो एरिया है उनके अंडर में वहां पे जो है कल्टीवेशन को करना पड़ता था। The planters provided the seed and drill while the cultivators prepared soil, sowed the seed and looked for the crops। तो देखिए, जो प्लांटर्स हैं वो लोन भी दे देते थे, ठीक है, सीड्स भी दे देते थे, ड्रिल वगैरह का जो भी उनको जरूरत का सामान रहता था वो दे देते थे। और कल्टीवेटर्स का काम रहता था कि वो सॉइल को प्रिपेयर करे, वहां पे बीज बोए और जो क्रॉप्स है उनके तरफ देखे, उनको अच्छे से देखे। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है। तो वर्कर्स हार्वेस्टिंग इंडिगो इन अर्ली 19th century बंगाल। From Colesworthy's Grand Rural Life in Bengal 1860, in India the indigo plant was cut mostly by men। ठीक है, तो इंडिगो प्लांट कौन काटता था, मेन काटते थे। तो यहाँ पे दिया गया है जो वर्कर है वो हार्वेस्ट कर रहे हैं इंडिगो का जो प्लांट है। और यहाँ पे एक और दिया गया है, यहाँ पे बुलक कार्ट्स वगैरह है, आप देख सकते हैं। द इंडिगो प्लांट बीइंग ब्रॉट फ्रॉम फील्ड्स टू द फैक्ट्री। तो यहाँ पे जो है इंडिगो की जो प्लांट्स हैं उसको फील्ड से लेके फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है। तो अब हमको देखना है कि इंडिगो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। तो यहाँ पे ये एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ये जो कंपार्टमेंट दिख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, वैट्स। ठीक है, यहाँ पे वैट्स, फर्मेंटिंग वैट है, ये बीटर वैट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और यहाँ पे एक पिक्चर और है, यहाँ पे देखिए वुमेन यूजुअली कैरिड इंडिगो प्लांट टू द वैट्स। तो वुमेन का क्या काम रहता था, जो इंडिगो का प्लांट है उसको ये जो वैट वाला एरिया है वहां तक लेके जाने का। और यहाँ पे हम एक वैट बीटर देख रहे हैं, ये देखिए एक वैट बीटर है। इसको बताने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये वैट बीटर है। तो इंडिगो वर्कर हियर इज स्टैंडिंग विद द पैडल दैट वाज यूज्ड टू स्टिर द सॉल्यूशन इन द वैट। ठीक है, ये एक आदमी है जो एक पैडल पकड़ा हुआ है, आगे हम देखेंगे। ये क्या है, वहां पे जो सोल्यूशन है उसको स्टिर करना पड़ता था, मतलब हिलाना पड़ता था, उसके लिए ये वर्कर यूज करते हैं। दिस वर्कर हैज टू रिमेन इन वेस्ट डिप। ठीक है, वेस्ट डिप मतलब कमर तक इनको क्या है, पानी में रहना पड़ता था ओवर 8 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे तक, ताकि वो सोल्यूशन को क्या है, हिला सके। तो वैट क्या है, एक फर्मेंटिंग और स्टोरेज वेसल। ठीक है, वैट क्या है, फर्मेंटिंग या फिर स्टोरेज वेसल। तो यहाँ पे फिगर 10 में देखेंगे, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड इन नियर इंडिगो फील्ड्स, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863 की एक पेंटिंग है। और यहाँ पे क्या है, इंडिगो फैक्ट्री है, कहाँ पे, नियर इंडिगो फील्ड्स। So the indigo villages were usually around indigo factories owned by the planters. After harvest, the indigo plant was taken to the vats in the indigo factory. 3 or 4 vats were needed to manufacture the dye. ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है अपने को, जो इंडिगो विलेजेस है वो कहाँ पे होते थे, जो इंडिगो फैक्ट्री है वहां पे पास में ही रहते थे। और ये जो है जो प्लांटर्स है उनकी इंडिगो फैक्ट्रीज हुआ करती थी आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, जो हार्वेस्ट करने के बाद जो इंडिगो का जो प्लांट है उसको कहाँ लेके जाया जाता था, इंडिगो फैक्ट्री में। और इंडिगो फैक्ट्री में क्या हुआ करते थे, वैट्स हुआ करते थे। तो 3 से 4 वैट्स रहते थे जो मतलब लग जाते थे मैन्युफैक्चर करने के लिए डाई को। तो ईच वैट हैड सेपरेट फंक्शन, और अलग अलग जो वैट है उनके क्या है, सेपरेट फंक्शन हुआ करते थे। तो हम देखेंगे ये जो कंटेनर टाइप का दिख रहा है इनको वैट है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। द लीव स्ट्रैप्ड ऑफ द
इंडिगो प्लांट वे फर्स्ट सोक्ड इन वार्म वाटर इन अ वेट, ठीक है। और इस वेट को क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटिंग और स्टीपर वेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटिंग और स्टीपर वेट। तो पहला क्या है, जो पत्ते हैं जो इंडिगो का, ठीक है, जिसे कलर बनाना है उसको क्या है, झड़ा लिया जाता था और उसको क्या किया जाता था, गर्म पानी में डुबा के रखा जाता था, ठीक है। और इसी को क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटिंग और स्टीपर वेट। फॉर सेवरल आवर्स व्हेन द प्लांट्स फर्मेंटेड द लिक्विड बिगेन टू बॉयल एंड बबल, ठीक है। जैसे ही जो प्लांट्स है वो क्या है, फर्मेंट होने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, तो लिक्विड क्या है उसमें बबल्स आने लग जाएंगे, ऐसे लगेगा वो बॉयल हो रहा है, बबल्स आने लग जाएंगे। नाउ द रॉटन लीव्स वर टेकन आउट एंड द लिक्विड रेन इनटू द अनदर वेट दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वेट। अब जो ये जो सड़ी हुई पत्ती है फर्मेंट हो गई, उसके बाद जो है जो लीव्स है उसको क्या है बाहर निकाल दिया जाता था और लिक्विड जो है उसको दूसरे वेट में डाला जाता था और वो भी उसके जस्ट बाजू में रहता था, ठीक। इन द सेकेंड वेट नॉन एज बीटर वेट, और जो सेकेंड वेट है उसको क्या बोल रहे हैं, बीटर वेट। द सोल्यूशन वाज कंटिन्यूअसली स्टेड एंड बीटन विद पैडल्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो ये आदमी खड़ा है, ठीक है, इसका काम क्या था, इस बीटर वेट में काम करना। तो ये क्या करते थे, इसको कंटिन्यूअसली क्या है, स्टिर करना है, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये जो डंडा है उसे हिलाते, जैसे हम सब्जी में चम्मच चलाते हैं ना, वैसे ही यहाँ ये जो इसके पास जो पैडल है उससे उसको हिलाते रहना है। When the liquid gradually turned green and then blue, lime water was added to the wet। तो जैसे ही जो लिक्विड है वो क्या है, सबसे पहले ग्रीन हो जाएगा फिर ब्लू हो जाएगा, तो उस समय क्या है, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर उसमें ऐड कर दिया जाता था। ग्रेजुअली लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। Gradually, the indigo separated out in flakes. A muddy settlement settled at the bottom of the vat, and a clear liquid rose to the surface. तो ऐसे ही क्या होता था, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो क्या है, इंडिगो जो है वो क्या है, सेपरेट होके फ्लेक्स मतलब छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में जाके नीचे मडी सेटलमेंट, ठीक है। मडी मतलब नीचे जैसे मिट्टी टाइप का जो है वो जम जाता था नीचे, और जो ऊपर है वो पानी क्या हो जाता था, एकदम क्लियर हो जाता था। द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ एंड द सेटलमेंट एंड द सेडिमेंट, ठीक है। सेडिमेंट मतलब नीचे जो बैठा हुआ जो है, नीचे जो मडी पार्ट है उसको सेडिमेंट बोलेंगे, ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ऊपर का लिक्विड है वहां से हटा दिया जाता था और जो सेडिमेंट जो इंडिगो पल्प है उसको अनदर जो वेट है उसमें क्या उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता था। और इस वेट को क्या बोल रहे हैं, सेटलिंग वेट। एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल, और उसके बाद क्या है उसको प्रेस करके सेल के लिए लेके जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल। तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके का होता था, ठीक है। ये यहाँ पे से लेके आ रहा है, यू कैन सी द last stage of production. The worker stamping and cutting the indigo pulp that has been pressed and molded, ठीक है। मोल्ड में रख के उसको प्रेस करके उसको कट करके उसमें स्टैंपिंग, ठीक है, स्टैम्प जिस प्लांटर्स का है उसकी स्टैंपिंग होके उसको बाजार में बेचने के लिए लेके जाते थे। इन द बैकग्राउंड यू कैन सी अ वर्कर कैरिंग अवे द ब्लॉक्स फॉर ड्राइंग। तो यहाँ पे जो है वर्कर है वो ब्लॉक्स को कहाँ लेके जा रहा है, सुखाने के लिए। So when the crops was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the right and the cycle started all over again. तो जैसे ही जो है क्रॉप्स प्लांटर्स को मिल जाते थे उसके बाद एक नया लोन वो दे देते थे जो रॉयट है उसके पास, और ये जो है साइकिल क्या है कंटिन्यूसली चलता जाता था। क्रॉप्स वो देते थे, नया लोन लेते थे, फिर क्रॉप्स देना, लोन लेना, इस तरीके का साइकिल जो चलते ही जाता था। Patients who were initially tempted by loans soon realized how harsh the system was, ठीक है। जो peasants है, जो किसान है, वो उनको पहले लगता था कि भाई हाँ वो लोन लेंगे फिर प्लांटेशन करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया कि ये जो सिस्टम है कितना बेकार था, हार्श था, कितना बेकार सिस्टम था। द प्राइसेस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड। तो जो प्राइस उनको मिलती थी इंडिगो उगाने के लिए वो क्या था, बहुत ही कम था, और ये जो लोन का साइकिल है ये क्या है, खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स थे। द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड द इंडिगो टू बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीसन्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। तो और जो प्लांटर्स हैं वो क्या है, हमेशा उनको इंसिस्ट करते थे, है ना, उनके ऊपर दबाव डालते थे कि जो इंडिगो है उनको वो बेस्ट सॉइल जिसमें मतलब अच्छी सॉइल है वहां पे वो इंडिगो उगाएं, जहां पे जो पीसेंट्स चाहते थे वो राइस उगाए, क्योंकि राइस भी खाने के लिए भी तो चाहिए उनको। इंडिगो मोर ओवर हैव
had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. तो यहाँ पे जो है इंडिगो प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम थी, उसके क्या थे, एकदम डीप रूट्स थे और वो क्या कर देता था, पूरा सॉइल को निचोड़ के उसमें से न्यूट्रिशन ले लेता था। तो इससे क्या है, सॉइल पूरी खराब हो जाती थी और इंडिगो के हार्वेस्ट के बाद वहां पे चावल उगाना नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि वो बंजर हो गई वो जमीन, वहां पे कुछ फर्टिलिटी नहीं रही। उसके बाद हमको देखना है ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर। ब्लू रेबिलियन क्या है, उसके बाद क्या हुआ। इन मार्च 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo as the rebellion spread. Riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows। ठीक है, तो इसके बाद जो है 1859 में बहुत सारे मतलब thousands of riots जो है बंगाल में, वो क्या है, उन्होंने मना कर दिया, वो इंडिगो नहीं उगाएंगे। और इस जो रिबिलियन है, ये जो विद्रोह है, ये बहुत तेजी से फैला। जो सारे जो रॉयट्स थे वो क्या है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिए, वो कोई रेंट वेंट नहीं देंगे प्लांटर्स को। और जो इंडिगो फैक्ट्रीज है वहां पे उन्होंने अटैक किए, जो मिला उससे, जो भी उनके पास जो तलवारें थी, जो भी भाले थे, जो भी तीर कमान थे, सबसे अटैक किया। और वुमेन, इसमें वुमेन्स ने भी साथ दिया। तो वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन्स भी इसमें आई, जो भी उनके पास हथियार थे, जो किचन वाले हथियार होते हैं, पॉट्स हो गया, पैंस हो गया, और किचन के जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं उनसे उनके साथ वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई। दोस्त हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वे सोशली बॉयकॉटेड एंड द गोमास्थास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स केम टू कलेक्ट रेंट पे बीटन अप। ठीक है, तो और जो भी जो है प्लांटर्स जो साथ नहीं दे रहे हैं, ये जो विद्रोह है उसमें, और जो भी मतलब प्लांटर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उनको क्या है, सोशली बाइकआउट किया गया। और जो गोमास्थास है, ठीक है, जो एजेंट्स है प्लांटर्स के, जो रेंट वगैरह लेने के लिए आते थे, उनको भी मार दिया गया। Right source, they would no longer take any advance to sow indigo, nor be bullied by the planters, Lathials, the Lathi buildings, strong men maintained by the planters। तो रॉयट्स ने है, उन्होंने सोर मतलब उन्होंने क्या कसम ले ली कि वो बिल्कुल मतलब कोई भी एडवांस नहीं लेंगे इंडिगो उगाने के लिए। और वो मतलब ये जो प्लांटर्स हैं उनसे क्या है, बिल्कुल डरेंगे नहीं। ठीक है, बुलिट जो ये जो डराने के लिए जो प्लांटर्स हैं, उनको उनके वो क्या लगे रहते थे, अपनी लाथियास। ठीक है, लाथियाल्स जो हैं वो क्या होते थे, लाठी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग मैन्स होते थे जो लाठी रखते थे अपने पास में, लाठी रखते थे, इसलिए उनको लाठियाल्स बोलते थे। अगर कोई प्लांट जो रॉयट्स है वो कुछ गड़बड़ वगैरह करते थे तो वो उनके लिए ये जो है लाठियाल्स हुआ करते थे। Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly the Indigo system was intensively oppressive। तो आपको मतलब इंडिगो peasants जो है, आप क्यों डिसाइड कर लिए भी नहीं, अब चुप नहीं रहना है, कि अब भाई विद्रोह करना बहुत जरूरी है, ये सब क्यों हुआ, क्यों, मतलब इसे इंडिगो सिस्टम जो है वो मतलब बिल्कुल बेकार था। ठीक है, ऑपरेसिव मतलब एकदम अत्याचारी सिस्टम था ये। ठीक है, तो those who were oppressed, those who are oppressed do not always rise up in rebellion, though they do so only at times। ठीक है, तो जो भी अत्याचार हो रहा है वो धीरे धीरे मतलब सहते हैं कुछ समय तक, फिर उसके बाद क्या है, धीरे से क्या है, एक विद्रोह में, रिबेलियन मतलब एक विद्रोह में वो भर के आ ही जाता है। ठीक है, इन 1859 the Indigo riots felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters। उसके बाद 1859 में जो इंडिगो रॉयट्स थे, उनको क्या लगा, जो लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन है उनके पक्ष में है, ये जो वो रिबेलियन कर रहे हैं, ये जो विद्रोह कर रहे हैं, वो उनकी मदद करेंगे। इन मैनी विलेजेस हेडमैन who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with the Lathials। तो बहुत सारे जो विलेजेस है उसमें क्या हुआ, जो हेडमैन है जिनको फोर्स किया जाता था वो इंडिगो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो इंडिगो पीसेंट्स हैं उनको मोबिलाइज मतलब इकट्ठा किया, और वहां पे मतलब जो लाथियाल्स हैं उनके साथ जो है लड़ाई लड़ी। और इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड द विलेजेस अर्जिंग द रॉयट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। और बहुत सारे जो जगह है, क्या हुआ, जमींदार जो है वो विलेजेस के आसपास मतलब विलेजेस में घूम घूम के जो रॉयट्स हैं उनको बोलने लग गए कि भाई तुम अब ये प्लांटर्स हैं उनको बिल्कुल रेसिस्ट करो। रेसिस्ट करना मतलब बिल्कुल
उनको भाव मत दो, जो बोल रहे हैं उसको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। These zamindars were unhappy with the increasing powers of the planters and angry at being forced by planters to give them land on long leases। तो ये जो जमींदार हैं बिल्कुल खुश नहीं थे, जो ये प्लांटर्स उनके पावर बढ़ते जा रही थी, वो बहुत गुस्सा थे जो प्लांटर्स जो है उनको फोर्स करते थे ये लीजेस वगैरह के लिए, इसके लिए। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters। तो इंडिगो जो पीसेंट्स हैं उन्होंने ऑल्सो इमेजिन मतलब उन्होंने और सोचा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करेंगी, ये जो उन्होंने स्ट्रगल किया, जो रिबेलियन कर रहे हैं उनको, ये प्लांटर्स है उनके खिलाफ। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन। तो जो है ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं, उसके बाद जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसे भी मतलब परेशान थी कि और कोई पॉपुलर मतलब रेबेलियन मत हो जाए, कोई विद्रोह ना हो जाए। व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ शिमरिंग रिवॉल्ट इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये जो रिवॉल्ट है इसके बारे में जो शिमरिंग मतलब ये जो धीरे धीरे मतलब बढ़ता हुआ जो रिवॉल्ट है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय का, वो यहाँ जो रीजन है जहाँ पे रिवॉल्ट हो रहे थे, रिबेलियन हो रहा था, वहां पे उन्होंने वहां का जायजा करने के लिए वहां का टूर किया। द रॉयट्स सॉ द टूर वाज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। तो रॉयट्स को क्या लगा कि ये क्या है, एक साइन है कि गवर्नमेंट जो है उनको सिंपैथी दिखाना चाह रही है, उनका जो दुख है, प्लाइट मतलब उनका जो दुख है, तकलीफ है, उसके लिए। व्हेन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट एशली Eden issued a notice stating that the riots would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown। तो जब ये सब हुआ उसके बाद जो है वहां का मैजिस्ट्रेट जो है एशलेडन, इन्होंने इशू किया एक नोटिस। उसमें क्या है लिखा हुआ था कि जो रॉयट्स हैं उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपेल मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो इंडिगो के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको एक्सेप्ट करे। और जो है ये सारा जो वाक्य है ये क्वीन विक्टोरिया के पास गया और उससे ये समझ में आया कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो इंडिगो है वो उसको बिल्कुल भी उगाने की जरूरत नहीं है। ईडन वाज ट्राइंग टू प्लेसेट द पीसेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन बट दिस एक्शन वाज रेड एज अ सपोर्ट फॉर द रिबेलियन। तो ईडन है वो क्या करना चाह रहे थे, वो जो है इसको मतलब ये प्लेसेट मतलब वो शांत करना चाह रहे थे पीसेंट जो है उनका गुस्सा जो है, उनका जो विद्रोह है उसको, ताकि वो एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन में ना हो जाए, मतलब सिचुएशन खराब मत हो, ठीक है। और ये जो इनका एक्शन है उनको क्या लगा कि हाँ वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं उनके रेबेलियन में। एज अ रेबेलियन स्प्रेड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कैलकाटा रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। और जैसे जैसे रेबेलियन क्या स्प्रेड होता गया, काफी सारे जो बुद्धिजीव हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, वो क्या है कलकत्ता से इंडिगो के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे आए। दे रोट ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द रॉयट्स एंड द ट्राइनरी ऑफ द प्लेटसेंस एट द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। और उन्होंने लिखा उसके बारे में कि जो रॉयट्स हैं उनको क्या क्या मतलब दुख झेलना पड़ रहा है, क्या क्या त्रासदी सहनी पड़ रही है, जो प्लांटर्स जो है उनकी जो ट्रेंडी मतलब उनका जो दबाव क्या है, और जो इंडिगो सिस्टम में क्या क्या बुराई है। वरीड बाय द रिबेलियन गवर्नमेंट ब्रॉट टू इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। और ये जो रिबेलियन है ये विरोध के मतलब को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो वहां पे क्या लेके आई थी, मिलिट्री लेके आई थी, ताकि जो प्लांटर्स हैं उनको जो विद्रोह है दंगा फसाद से बचा सके। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू एनक्वायर द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोटेक्शन। और एक इंडिगो कमीशन भी बनाया गया जिसमें जो इंक्वायरी की गई कि ये जो सिस्टम था इंडिगो प्रोडक्शन का उसके बारे में। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर कोर्सिव मेथड्स दे यूज्ड विद इंडिगो कल्टीवेशंस। तो ये जो कमीशन है इन्होंने क्या पाया, जो प्लांटर्स है उनको गिल्टी बताया, उनको क्या है उनका विद्रोह किया, उनकी गलतियां निकाली, क्रिटिसाइज मतलब उनकी गलतियां निकाली, क्या क्या उन्होंने गलती की है, ठीक है, आलोचना की उनकी कि उन्होंने ये सारी गलतियां की हैं। और उनको क्या है बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक मतलब उनको इसलिए क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने कोई क्या अपनाया है, बलपूर्वक मतलब उनको फोर्स किया है इंडिगो कल्टीवेटर्स को इंडिगो प्लांटेशन के लिए। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रॉयट्स। और ऑल्सो क्या डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन हो रहा है
उससे जो रॉयट्स हैं उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है। द कमीशन आस्क्ड द रॉयट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो कमीशन जो है उन्होंने क्या बोला कि रॉयट्स जो है उनको क्या, जो उनका एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करना है, लेकिन आगे अगर कोई उनको बोलता है कि वो आप इंडिगो का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो उसके लिए वो रिफ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है I would rather beg than sow indigo, क्योंकि यहाँ पे एक वाक्य एक सोर्स दिया गया है उसके बारे में हमको देखना है। Hardi Mullah, an indigo cultivator of Chandapur, Thana, Hardi was interviewed by the members of Indigo Commission on Tuesday, 5 June 1860. This was what he said in answer of some of the question। तो हाजी मुद्दा एक इंडिगो कल्टीवेटर है, कहाँ के, चंद्रपुरा के। उनको कुछ इंटरव्यू किया गया जो इंडिगो कमीशन जिसके बारे में हमने देखा, और इन्होंने क्या क्या आंसर दिया उसको हमको देखना है। WS सेटन करार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिगो कमीशन, ये क्या पूछ रहे हैं, आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ नॉट व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट। है ना, तो उनको पूछ रहे हैं हद्दी को कि क्या भाई तुम क्यों मतलब इंडिगो नहीं उगाना चाह रहे हो, तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। आई एम नॉट विलिंग टू शो, आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म वुड सेटिस्फाई मी। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं इंडिगो नहीं उगाना चाहता हूँ, मेरे को कोई फ्रेश टर्म वगैरह नहीं पता जिससे मैं सेटिस्फाई हो सकूं। एक मिस्टर सेल बोलते हैं व्हाट व्यू, है ना, मिस्टर सेल यहाँ पे बोल रहे हैं वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी और बंडल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर तुमको एक बंडल का 1 रुपया मिलता है तो क्या तुम मतलब इंडिगो कल्टीवेशन करना चाहोगे। तो ये क्या बोलता है, नो आई वुड नॉट रादर देन सो इंडिगो, आई विल गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रादर बैक देन सो इंडिगो। तो यहाँ पर साहब बोल रहे हैं भाई मेरे को कुछ भी मिल जाए तो मैं इंडिगो नहीं उगाना चाहता हूँ, मैं दूसरी कंट्री में चले जाऊंगा और मैं भीख मांगना पसंद करूंगा rather than इंडिगो प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमको कंक्लूजन देखना है, आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। तो देखेंगे इसका ये जो रिवॉल्ट इसका क्या कंक्लूजन निकला, जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया बंगाल में, लेकिन जो प्लांटर्स है वो रुके नहीं, वो कहाँ शिफ्ट कर दिए, बंगाल में शिफ्ट हो गए। With the discovery of synthetic dyes in late 19th century, their business was severely affected, but they managed to expand production। देखिए सिंथेटिक डाइस अब डिस्कवरी हो गई 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी के टाइम में, तो उनका बिजनेस क्या है काफी उसमें इफेक्ट आया, लेकिन उन्होंने मैनेज किया कि अपना प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivators there। जैसे ही महात्मा गांधी जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका से यहाँ आए इंडिया, तो एक पीजेंट जो है बिहार का वो उनको परसुएट किया, उनको मनाया कि वो चंपारण आए और देखें कि जो इंडिगो कल्टीवेटर्स उनका दुख दर्द क्या है। महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो 1970 में जो है चंपारण मूवमेंट हुआ इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में। तो हमको देखना है एल्सवेयर। तो इंडिगो जो है जैसा कि हमने देखा पहले की चैप्टर में, पहले जो स्टार्टिंग में हमने देखा जब इंडिगो हम स्टार्ट किए थे, तो इंडिगो यहाँ इंडिया में तो था ही, है ना, इंडिया जो है मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था इंडिगो का, लेकिन साथ ही साथ जो है अलग जो है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में भी इंडिगो उगाया जा रहा था। ठीक, इन द अर्ली 18th century a French missionary Jean Baptiste Labate traveled to Caribbean islands and wrote extensively about the region, published in one of his books this image show all the stages of indigo production in French slave plantation of region। ठीक है, अर्ली 18th सेंचुरी में फ्रेंच मिशनरी है जीन बैप्टाइस्ट लापेट, वो कहाँ गए, कैरिबियन आइलैंड्स में गए। ठीक है, वहां पे उन्होंने देखा और ये जो इमेज है उससे पता चल रहा है कि वहां पे इंडिगो प्लांटेशन कैसे हुआ करती थी। You can see the slave worker putting the indigo plant into the settler vat on the left. Another worker is churning the liquid with mechanical churner in a vat. Second from right, 2 workers are carrying the indigo pulps hung up in bags to be dried. In the foreground, 2 others are mixing the indigo pulp to be put into molds. The planters each at the center of the picture, standing at the high ground supervising the slave workers। तो इससे पहले जैसे कि हमने देखा था कि जो स्लेव्स हैं, ठीक है, बाहर की कंट्रीज में सारा काम जो है स्लेव से कराया जाता था। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, यहाँ पे एक इंस्पेक्ट कर रहा है कि सारा काम जो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो है वाइट का जो पल्प है उसको लेके जाया जा रहा है
ठीक है, सुखाने के लिए। और यहाँ पे देखिए चर्न कर रहा है इसको, यहाँ पे जो है इंडिगो के जो प्लांट्स है उसको लेके जाया जा रहा है। ठीक है, सारी चीजें जो है हम देख चुके हैं, इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, यहाँ पे उस पिक्चर के माध्यम से दिखाया जा रहा है उसी चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। मैं होप करती हूँ कि अगर आप ये चैप्टर पसंद आया है, सॉरी समझ में आया है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं क्या